नमस्कार। मैं शशि पाधा। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कभी फ़ोन से किया नहीं, लेकिन आज करती हूँ। कोशिश करती हूँ आप तक पहुँचने की। क्या आपको मेरी कोई लिख दे कि आपको मेरी आवाज़ और फ़ोटो ठीक से आ रही है, तो मैं शुरू करती हूँ। ठीक है, बस सबका मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपसे मुखातिब होती हूँ। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछला वर्ष थोड़ा बहुत दुविधा में गया, लेकिन नया वर्ष जो है वो हमारे लिए आशा है, बहुत सारी उपहार लेके आया होगा, स्वास्थ्य के और खुशियों के और मिलने जुलने के। तो मैं आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और चलिए सब मिलकर आज नए वर्ष का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के साथ। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मैं साहित्यवादी के आरणी साहित्य समूह की संचालक और अध्यक्ष डॉक्टर मीनू पांडे नयन जी तथा आज के कार्यक्रम की संयोजक चित्रा राणा राघव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस पटल पर लघु कथा पाठ करने के लिए आमंत्रित किया। जब मैंने इसका शीर्षक देखा जो इन्होंने आमंत्रण में लिखा था, देश में निकला होगा चांद, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं मूलतः कवित्री हूँ। हैं वो सब लोग हम देश से बाहर रहते हैं, और इस माध्यम से हम इससे जुड़ेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम विदेश में रह कर के आपसे जुड़ रहे हैं इस पटल के माध्यम से। तो ये कार्यक्रम 2 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगा, और हम सब, और बहुत से लोगों को मैं इसमें जानती हूँ, तो हम सब लोग इसमें आपस में जब मिलेंगे तो नए वर्ष का हम बहुत अच्छी तरह से आगाज़ करेंगे खुशी से। तो मैं लघु कथा पाठ करती हूँ। आप लोगों से माफ़ी भी चाहती हूँ कि ये मैं तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से मैं पहले जुड़ नहीं पाई। पता नहीं, मैं कभी फ़ोन से किया नहीं है, पर आशा है मैं ठीक ही आवाज़ आ रही होगी, और आपको मैं दिखाई भी दे रही होंगी। चलिए, जब मैं लघु कथाओं का चयन कर रही थी तो मैंने पहले देश में निकला होगा चांद जब देखा, तो मैंने ऐसी ही एक लघु कथा अपने लिए आज पाठ करने के लिए चुनी है। देखिए, इसमें वही भाव है कि किस प्रकार जब आप घर से दूर होते हो तो कैसे अपने मायके की, अपने घर की याद आती है। तो पहली कथा मैं पढ़ती हूँ। इसका शीर्षक है वज्रपात। तो चलिए सुनिए मेरे साथ। सुबह सुबह भाई के घर से फोन आया था। बड़ी खुशी से कह रहा था, मुन्नी सुन, बड़ी अच्छी डील हो गई है। नहीं तो मैं सोच रहा था कि आज के समय में इतने पुराने मकान की कौन कीमत देता है। हाँ भैया, चलो अच्छा ही हुआ, मालती ने जवाब में कहा। फोन रखते ही वो आंखें बंद करके एक एक करके घर के कोने में हो आई थी। कभी दालान, कभी पूजा का कमरा, कभी बाग बगीची, वो बड़ी सी बैठक जहाँ संगीत की कितनी महफिलें लगती थी, और उसका छोटा सा कमरा, और वो कोना जहाँ बैठ के वो कविताएं लिखती थी, और वो बरामदे के कोने वाले खंबे के साथ लिपटी हुई मधुमालती की बेल। उसके साथ ही तो वो पली बड़ी थी। मामा ने बताया था कि जिस दिन उसका जन्म हुआ था उस दिन ही उन्होंने वो बेल रोपी थी। उसका नाम मधुमालती और मेरा नाम मालती, दोनों के नाम भी एक साथ रखे गए थे।
मालती जब भी उसकी कलियों के साथ खेलती तो गुड़िया के गहने बनाती, अपने भी गहने बनाती, और सांझ के समय उन कलियों का रंग सफ़ेद होता और सुबह होते होते वो गुलाबी हो जाती। तो मालती को बहुत ये बात चमत्कारित लगती। मालती जब भी पीहर जाती थी तो उस बेल को गले लगा लेती थी, उससे बातें करती थी। जब माँ थी तब भी, और अब जब माँ नहीं है तब भी माँ जैसा एहसास लगता था। फोन की बात सोच अचानक उसके शरीर में कंपकंपी आ गई। घर बिक रहा है, घर बिक जाएगा, क्या वो घर बिक जाएगा? और वो नया खरीदार, शायद वह इस घर को तोड़वा के नए सिरे से बनवाना चाहे। और वो मधुमालती की बेल, उसका क्या होगा? किसी अशुभ की आशंका ने मालती पर वज्रपात कर दिया और वो फूट फूट कर रोने लगी। धन्यवाद। ये कथा थी एक ऐसी लड़की की जो दूसरे घर में रहती है पीर से दूर, लेकिन उसको घर की हर चीज़ से स्नेह है, बहुत बहुत उसको प्यार है। और जब उसे पता चलता है कि ऐसा हुआ है, घर बिक जाएगा, तो सबसे पहले उसे अपनी बचपन की सहेली उस बेल की याद आती है। तो आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। क्योंकि देश में निकला होगा चांद है, यही सोच करके मैंने ये कथा चुनी थी, लघु कथा। तो मैं सबका पहले धन्यवाद भी करती हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पर, उषा बदूरिया हैं, रीता शेखर हैं, और शिखा वार्ष्णेय है इंग्लैंड से, और अंकिता भार्गव हैं, मीनू पांडे नमन जी हैं, और प्रेरणा गुप्ता जी का वो भी मैंने देखा है, और चित्रा राणा राघव हैं, पंडित आलोक मिश्रा। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने मेरा साथ निभा रहे हैं, क्योंकि मैं फ़ोन से कभी लाइव आई नहीं, मैं पहली बार आ रही हूँ। तो आशा है मैं ठीक ही दिख रही होंगी, ठीक ही मैं कर रही होंगी। भारती कुमारी जी हैं। तो सबको मेरा नववर्ष की शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जुड़े हैं। और धन्यवाद मीनू जी, आपको लघु कथा पसंद आई। हर लड़की के मन की लघु कथा है, इसलिए मैंने इससे पढ़ा आज। और अब मैं जो लघु कथा पढ़ने जा रही हूँ, ये एक समाज की बहुत विद्रूप विसंगति है, बहुत ही विद्रूप, बहुत अलग सा, बहुत बुरा रूप है, जो मैं अपने लेखन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो आशा है आप समझेंगे और सुनने वाले कुछ लोग ध्यान से इसे समझेंगे। इसका शीर्षक है धुएं का घेरा। लघु कथा है, सुनिए। दशहरा देखकर लौट रहा था पूरा परिवार। सीमा ने देखा कि रिया कुछ गुमसुम सी है, शायद थक गई हो। वह तो सदा चुलबुली रहती थी, खासकर त्योहार उत्सव का तो वो पूरा आनंद लेती थी। कार में माँ के कंधे पर सर रखे रखे रिया ने पूछा, मम्मा, रावण को क्यों जला दिया? बिटिया, रावण अच्छा इंसान नहीं था ना, इसलिए उसे जलाना पड़ा। सीमा ने बड़े धैर्य से उत्तर दिया, भाई, बुरी चीज को तो खत्म करना ही चाहिए ना, बस इसीलिए। सीमा ने महसूस किया कि रिया कुछ बेचैन सी हो उठी है।
बड़े प्यार से उसने फिर से समझाते हुए उससे कहा, बेटी, आपने दादी से रामायण की कहानी तो सुनी है ना। सीता को रावण जबरदस्ती उठाकर लंका ले गया था। सीता को ढूंढते ढूंढते राम जी जब लंका पहुंचे तो दोनों में युद्ध हुआ। रावण को उसकी गलती की सजा देने के लिए राम जी ने उसे मार दिया। ओह, अच्छा, पर सीता को रावण क्यों उठा करके ले गया था? क्या वे अपने घर में अकेली थी? बड़ी उत्सुकता से रिया एक के बाद एक प्रश्न कर रही थी। माँ ने कहा, बेटी, तुम आंख बंद करो, आराम करो, डरो मत। ये तो बहुत पुरानी कहानी है, तुम आराम से सो जाओ। कुछ पलों के लिए रिया चुप तो थी, लेकिन शांत नहीं थी। उसने फिर पूछा, मम्मा, कुछ दिन पहले रीमा दीदी को जो गंदे लोग पकड़ के ले गए थे, वे तो अभी जिंदा हैं। उन्हें कोई क्यों नहीं मारता? माँ, दादी कह रही थी, उनको तो अभी किसी ने पकड़ा तक नहीं है। इतनी छोटी बच्ची और इतने सारे प्रश्न। निरुत्तर सी सीमा को एहसास हुआ, युग बदला, पात्र बदले, किंतु बुराई तो वैसे ही रह गई, अंगद की तरह पैर जमा कर। उसने कार का शीशा थोड़ा सा खोला, मानो रिया के प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही हो, लेकिन दूर तक उसे केवल काले धुएं का घेरा ही दिखाई दिया। किसी आशंका से सीमा ने झट से शीशा बंद किया और उनिंदी रिया को अपनी बाहों के घेरे में जोर से भींच लिया। धन्यवाद। ये लघु कथा थी जो आज हम टीवी में देखते हैं, समाचार सुनते हैं, उससे मन बहुत दुखी होता है। और हर लड़की, हर माँ अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को बचाना चाहती है ऐसे राक्षसों से, और हर बच्चा डरता है शायद। इसलिए थोड़ा बुरा लगता है ऐसी चीज़ों का, और इनका निवारण होना चाहिए। ये सब हम लेखकों का भी कर्तव्य है। मैं जो अगली लघु कथा पढ़ने जा रही हूँ, ये प्रकृति से इसका संबंध है, क्योंकि मैं वस्तुतः प्रकृति की कवि हूँ और प्रेम और प्रकृति मेरे मूल स्वर हैं। तो वो नेचुरली वो मेरी दूसरी रचनाओं में भी ये दोनों आ ही जाते हैं, जैसे भी मैं लिखना शुरू करूं। तो अब मेरे साथ चलिए, आप महसूस करिए, मैं प्रकृति के साथ इसमें बात कर रही हूं, और आशा है आपको आप इससे जुड़ेंगे और आपको आनंद आएगा इस रचना का। इसका शीर्षक है विरह गीत। विरह गीत। कुछ दिनों से बहुत अनमना सा था सागर। इस लघु कथा में मैंने प्रकृति का मानवीकरण किया है, और इसलिए इसका आपने वही ध्यान रखिए। बहुत दिनों से बहुत अनमना सा था सागर। उसकी व्याकुलता, उसके बचपन के मित्र किनारे से देखी नहीं जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्वभाव से इतना शांत रहने वाला सागर आजकल क्यों इतना व्याकुल है। एक दिन उससे नहीं रहा गया और उसने उससे पूछ ही लिया, दोस्त, क्यों इतने उद्विग्न हो, मुझे बताओगे नहीं? सागर चुपचाप खुले आसमान की ओर देखता रहा, बिना कोई उत्तर दिए। नहीं बताओगे तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा,
सुख दुख तो अपनों के साथ बांटे ही जाते हैं, फिर तुम इतने मौन क्यों हो? सागर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, धूप जो नहीं आ रही है कई दिनों से, तुम देख नहीं रहे हो कि चारों ओर कितना धुंधला धुंधला सा है? आकाश की ओर टकटकी लगाए सागर ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, तो धूप से तेरा क्या लेना देना है? वो तो आसमान में रहती है और तुम धरती पर, तुम्हारा उससे क्या संबंध? अब बारी किनारे की व्याकुल होने की थी। वही तो, लेकिन तुम समझोगे नहीं। सागर ने किनारे को फिर उलझन में डाल दिया। किनारे ने देखा सागर कभी गहरे निश्वास छोड़ता, कभी हाथ पांव पटकता। उससे उसे स्नेह से अपने बाहुपाश में बांधकर कहा, कुछ तो बताओ ना दोस्त। अब तक शायद सागर भी थक गया था। गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, धूप नहीं आएगी तो भाप नहीं बनेगी, भाप नहीं बनेगी तो बादल अपने घड़ों में पानी कहाँ से भरेंगे? तो क्या? अब किनारे के धीरज का बांध टूट रहा था। बादल नहीं बरसेगा तो नदी सूख जाएगी, नदी सूख जाएगी तो मुझसे मिलने कैसे आएगी? सागर ने जैसे तरन्नुम में कहा। किनारे ने देखा, नीले आकाश की ओर अपलक देखता हुआ सागर अस्फुट स्वरों में कह रहा था, धूप, तुम आओगी तो बादल बरसेगा, बादल बरसेगा तो नदी भरेगी, नदी भरेगी तो मुझे ढूंढेगी और फिर मीलों चलकर मेरे पास आएगी और फिर हमारा महामिलन होगा। धूप, तुम जरूर आना, तुम जरूर आना। किनारा चुपचाप खड़ा स्वर लहरों की स्वर लहरी में सागर का विरही गीत सुनता रहा। धन्यवाद। आशा है आपको ये मेरा प्रकृति का मानवीकरण पसंद आया होगा। वास्तव में जब बादल नहीं बरसते हैं तो नदी सूख जाती है, नदी सूखेगी तो सागर तक नहीं पहुंचेगी। ये एक प्रेम कहानी है जिसे मैंने सागर और नदिया के माध्यम से आपके साथ बांटा है। आशा है आपको पसंद आई होगी। अनिल कुलश्रेष्ठ जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। और मीनू जी हैं, मीनू जी आपका भी एक बार फिर से धन्यवाद। सुषमा व्यास, रजनी दी हैं और मीनाक्षी सौरभ हैं। मीनाक्षी को मैं जानती हूँ, हम मिल चुके हैं कई पटल पर। प्रेरणा गुप्ता हैं जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और सब बहुत अच्छे मित्र हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे शुरू में दुविधा हो रही थी कि मैं जुड़ नहीं पा रही थी उसकी वजह से, लेकिन अभी मैं आपको एक और लघु कथा सुनाती हूँ। और देखिए, कोरोना काल में बहुत कुछ हुआ, बहुत से अलगाव हुए, बहुत सी दूरियां हुई, बहुत से स्थितियां बदली, परिस्थितियां बदली। तो बस मैंने भी एक दिन एक लघु कथा लिखी है। आशा है आप इसके मूल भाव को समझेंगे। कोरोना काल की लघु कथा है ये। इसका शीर्षक है दूरियां। तो सुनिए। माँ, शिवानी का उपन्यास पढ़ने में तल्लीन शीला देवी ने अपने कमरे के बंद दरवाजे से भी अपने बेटे की आवाज सुन ली थी। हल्का सा किवाड़ खोलकर सामने सीढ़ियों पर खड़े बेटे को देख वो मुस्कुरा दी।
फ़ोन हिल रहा है और मुझे परेशानी हो रही है। क्या है बेटे, क्या है बेटे, कुछ काम है मुझसे? अक्सर माँ बेटे का वार्तालाप बस इन्हीं वाक्यों से शुरू होता था। शीला देवी घर की सबसे निचली मंजिल पर रहती थी, अकेली। उसका बेटा और परिवार घर की ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। अरेंजमेंट ठीक ही था, परिवार में शांति बनी रहती थी। आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी थी माँ। आपने टीवी पर तो सुन ही लिया होगा कि कोरोना वायरस का संक्रमण कितना भयानक रूप ले चुका है। बहुत से लोग शिकार हो चुके हैं इसके। बेटा उसको बता रहा था। हाँ, सुना भी है और देखा भी है। सुबह ईश्वर से आप सबकी सेहत के लिए प्रार्थना करती हूँ, शीला देवी ने बेटे को सांत्वना देते हुए कहा। अब तक वे दरवाजे से बाहर आ गई थी। बेटे को सीढ़ियों पर कुछ और खड़ा देख उन्होंने बड़े शांत स्वर में कहा, कुछ कहना है बेटे? तू मेरी चिंता मत करना, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। आपसे एक जरूरी बात कहनी है। वो सरकार ने सोशल डिस्टेंस के आदेश दिए हैं ना, तो स्वाति कह रही थी कि हम और बच्चे अब से नीचे नहीं आएंगे। आपको जरूरत होगी तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना। बेटे के स्वर की बेबसी को शीला ने भांप लिया था। समझ गई, शीला ने बड़े शांत स्वर में कहा। अभी वो दरवाजे पर ही खड़ी थी कि सीढ़ियों के दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई, खट। शीला बड़ी देर तक बंद दरवाजे की ओर देखती रही, फिर चुपचाप अपनी कुर्सी पर आकर के बैठ गई। आंखें बंद करके कुर्सी पर पीठ टिकाकर सोचने लगी। सोशल डिस्टेंस, कोरोना वायरस, और वो जो अब तक इस घर में था, वो क्या था? ओह, अच्छा, तो अब इन दूरियों का नाम भी है और वजह भी। धन्यवाद। तो ये मेरी कहानी, लघु कथा, छोटी सी। ये जो आज का कोरोना वायरस की वजह से बहुत से परिवारों में ऐसा हुआ होगा, और जो अकेले, जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो अकेले रहते हैं, उनका कैसे वो अपना समय बिता रहे होंगे और किस तरह रहते होंगे, उनके खान पान का किस तरह इंतज़ाम हो रहा होगा, पता नहीं। और ये सोच करके ही ये मैंने लघु कथा लिखी थी, और आशा है कुछ सुनने वाले इस पर ध्यान देंगे। तो चलिए, एक और लघु कथा जो मैं आपके सामने बांटना चाहती हूँ। ये भी एक सामाजिक विडंबना सी है, और इसको अब तो शायद ये दूर हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ इसको बांटना चाहूँगी। इसका शीर्षक है फूलों वाली थाली। आज घर में वधू प्रवेश की मंगल वेला थी। घर, आंगन, द्वार, ड्योढ़ी, सभी जगह बंधनवार सजे थे। प्रवेश द्वार के मेन हाल तक गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। चारों ओर उत्साह और उत्सव का माहौल था। घर की बुजुर्ग दादी हाल के कोने में कुर्सी पर बैठे बैठे सबको हिदायतें दे रही थी। भाई, हल्दी कुमकुम तो है ना थाली में? अरे सुनो, चावल से भरे कलश पर आम की पत्तियां जरूर रख लेना। शगुन की कोई चीज ना भूलना।
हर कोई दादी के आदेशों का पालन कर रहा था। घर की स्त्रियां सज धज कर मंगल गान गाती हुई मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई। नया विवाहित जोड़ा कार से उतरा, घर में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रफुल्लित मां जैसे ही अभिनंदन की थाली लेकर आगे बढ़ी, दुल्हन ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, मां, भाभी कहाँ है? भाभी क्यों नहीं दिखाई दे रही? मां ने इधर उधर देखते हुए कहा, अरे अभी तो यहीं थी, जाने कहाँ चली गई है? आती होगी। कुछ पल बीते लेकिन वो नहीं दिखाई दी। सासू मां ने जोर से पुकारा, अरे रीना, कहाँ रह गई हो? जल्दी आओ, घर की लक्ष्मी हो, आओ छोटी बहू का स्वागत करो। अपने कमरे के पर्दों के पीछे खड़ी रीना असमंजस में थी कि क्या करे और किसकी सुने। 2 साल पहले विधवा हुई रीना शगुन के अवसर पर सामने नहीं आना चाहती थी। जब से देवर के विवाह की तैयारियां चल रही थी, दादी ने इशारों इशारों में कई बार उसे इस बात की हिदायत दे दी थी। बहू, भाभी, आग्रह से भरे 2-2 स्वर उसे पूरे घर में ढूंढ रहे थे। रीना के पांव दरवाजे तक आते आते कुछ डगमगाए, लेकिन वहीं रुक गए। तभी उसे ढूंढती ढूंढती सासू माँ उसके कमरे तक आई। पर्दे के पीछे खड़ी रीना का कांपता हाथ बड़े स्नेह से पकड़ा और फूलों से भरी थाली उसे थमाते हुए कहा, चलो रीना, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। रीना अपनी सासू माँ के साथ नव बहू के स्वागत के लिए मुख्य द्वार की ओर जा रही थी। अवाक सी खड़ी दादी एक पल के लिए तो उन दोनों को देखती रही, फिर झट से उठकर उन्होंने अपना दुपट्टा ठीक किया और तेज तेज कदमों से वो भी मंगल गान गाती हुई द्वार की ओर बढ़ने लगी। तो ये थी मेरी एक लघु कथा जो समाज में ऐसा होता है, मैंने देखा है। अब तो शायद समाज बदल रहा है, लेकिन मैंने कुछ इस तरह के चीज़ें देखी हुई हैं, इसलिए मुझे इस पे लिखना मैंने ज़रूरी समझा था। तो आप चित्रा राणा कह रही हैं उनको पसंद आई है। चलिए, मीनू जी भी यही कह रही हैं। सचमुच ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें उद्वेलित करती हैं और फिर वक्त लगता है कि आप उनको किस विधा में ढालो। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने लघु कथाएं लिखना शुरू किया है, ताकि मैं इन चीज़ों को जो है सूक्ष्मता से और मैं आप तक पहुंचाऊं, अपने पाठकों तक पहुंचाऊं। तो समय का मुझे मालूम नहीं, कोई मुझे बता देगा, लेकिन मेरे पास एक और लघु कथा है। ये है मंजिलें। ये भी रिश्तों के ऊपर है। बहुधा इस उम्र में आके रिश्तों को ही हम बहुत ध्यान से देखते हैं, परखते हैं और महसूस करते हैं। तो चलिए, 30 मिनट हुए हैं, तो चलिए एक लघु कथा और पढ़ती हूँ और उसके बाद आपसे बातचीत करके विराम लेती हूँ। तो इसका शीर्षक है मंजिलें। तो ध्यान से सुनिए। बस 2 ही जन थे उस कमरे में, 5 साल का ध्रुव और 65 साल की दादी माँ। दोनों अपनी अपनी आयु के अनुसार अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। दादी अपने घुटनों पर दर्द मिटाने की दवा लगा रही थी और ध्रुव अपने बिल्डिंग बनाने वाले खिलौनों के ब्लॉक्स जोड़ जोड़ कर ऊंची बिल्डिंग तैयार कर रहा था। एक के ऊपर एक, ऊंची, बहुत ऊंची,
शायद 5वीं मंजिल तक पहुंच गया था। नीचे कार पार्किंग भी थी। उसमें कार के स्थान पर ट्राइसिकल रखी हुई थी। ये था 5 वर्ष के बच्चे का पहला वाहन। ध्रुव अक्सर कहता था कि वह बड़ा होकर बिल्डर बनेगा और बड़े बड़े घर बनवाएगा। आज यही देखकर दादी माँ मुस्कुराने लगी। क्या बन रहा है बेटे? उसने यूं ही पूछ लिया। बड़ी सी बिल्डिंग, इसमें हम सब मिलकर रहेंगे, चाचा, मासी और मेरे सारे कजिन्स। कितना मजा आएगा ना दादी? ध्रुव ने बड़े चाव से कहा। दादी माँ ने ब्लॉक्स की बनी बिल्डिंग पर एक सरसरी दृष्टि डाली। आज घुटनों में कुछ ज्यादा ही दर्द था। दवा लगाते लगाते उनके मुंह से हल्की सी कराह निकल गई। ध्रुव ने दादी की ओर देखा और पुचकारा, दर्द हो रहा है? आज आपको बहुत दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मासूम ध्रुव के सांत्वना के शब्द सुनकर वे मुस्कुरा दी। अब दर्द भी कुछ कम हो रहा था। शायद दवा ने असर किया था या ध्रुव की प्यारी बातों ने। अब वो भी उसके साथ खेल में ध्यान देने लगी। ये क्या कर रहा है ध्रुव? ये बिल्डिंग की ऊपरी दोनों मंजिलों से ब्लॉक्स क्यों निकाल रहा है? दादी माँ को उत्सुकता हुई कि कर क्या रहा है। अधिकतर तो 2-4 दिनों के लिए बिल्डिंग को ना हटाने की हिदायत देता रहता है। आज ये क्या कर रहा है? आज तो बिल्डिंग की सबसे नीचे वाली मंजिल पर कुछ और कमरे बन रहे हैं। एक और कार पार्क भी बन गया है। बाहर से लाए कुछ पत्ते टहनियां भी सजने लगे हैं। धीरे धीरे सारी मंजिलों के ब्लॉक्स नीचे आते गए। भला आज क्या बन रहा है? दादी अभी इसी सोच में थी कि अचानक ध्रुव ने उनकी कुर्सी के पास आकर बड़े भोलेपन से कहा, दादी माँ, देखिए ना, अब मैंने केवल एक ही मंजिल का घर बनवाया है। आपको सीढ़ियां चढ़ने में दर्द होता है ना, इसलिए एक बड़ा सा घर यहीं बना दिया है। सब यहीं रहेंगे, सभी। और दादी माँ का दर्द कई मंजिलें लांघता हुआ कहीं दूर उड़ गया। धन्यवाद। तो ये था दादी और पोते का आपस का प्रेम, और किस तरह एक बच्चा जो है वो, उसकी मानसिकता देखिए कि वो किस तरह समझता है कि, और अपने जो उसके बस में है वो उसको करने की कोशिश करता है। बहुत खूबसूरत दादी और पोते का बहुत खूबसूरत संबंध होता है। तो उसी को मैंने आपके साथ बांटने का प्रयत्न किया है। और मेरे विचार से चित्रा बताएंगी। मेरे विचार से समय हो गया है, और आपको आशा है आप मेरी लघु कथाएं आपको पसंद आई होंगी। आप अपने विचार भी मुझे अवश्य दीजिए, कहीं कमी है या कुछ मुझे इसमें तो कुछ और जोड़ना हो। लेकिन मैं आरण्य साहित्य समूह की संचालक डॉक्टर मीनू पांडे एक और, अच्छा, चित्रा राणा राघव कह रही हैं कि एक और सुना दीजिए। तो समय है तो चलिए ये एक और सुना देती हूँ, मैंने निकाल के रखी है। समय है तो आपको आनंद आ रहा है तो मुझे भी सुनाने का आनंद आ रहा है। तो देखिए, ये क्योंकि जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है, तो वो सामाजिकता में होने वाली बहुत सी विसंगतियों की ओर ध्यान जाता ही है हम लोगों का। और जब देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये गलत है।
लेकिन दूर करना शायद हमारे बस में नहीं है। कर भी सकते हैं अपने लेखन के द्वारा। तो ये मेरी एक सामाजिक विसंगति के ऊपर ही एक लघु कथा है, मैं इसको आपके सामने सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है मोहर। तो सुनिए। बड़ा भाई छोटे भाई के नाम अपनी जमीन करवाना चाहता था। छोटे को जरूरत थी और बड़े के पास जरूरत से ज्यादा थी। एक बिना शर्त के खुशी खुशी देना चाहता था और दूसरा उसे उसका प्यार समझ के लेना चाहता था। दोनों को कोई दिक्कत नहीं थी, पर दिक्कत हो गई। जैसे ही दोनों भाई वकील के पास गए, उसने सारे कागज देखे और कहा, कागज तो ठीक ठाक हैं, पर पहले आप पटवारी के पास जाकर के एक मोहर लगवा लीजिए। हाँ, एक बात और है, पटवारी के लिए कुछ फीस जरूर ले जाइए। पटवारी की फीस क्यों? मेरे पास जमीन के मालिक होने के कागज हैं, खसरा नंबर भी है। ये तो केवल आदान प्रदान है, मैं अपने भाई को दे रहा हूं, इसमें पटवारी का क्या काम? बड़े भाई ने अपनी बात समझाते हुए कहा। वकील हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहने लगा, पटवारी ही तो साबित कर सकता है ना कि जमीन है भी कि नहीं, तभी तो फिर कोर्ट की कार्रवाई होगी। बड़े भाई थोड़े उत्तेजित हो गए, थोड़ी कड़क आवाज में बोले, भाई कितने सालों से मैं वहां आता जाता हूं, कल भी तो गए थे हम दोनों, जमीन गायब थोड़ी हुई है। गायब तो नहीं हुई है ना सर, पर जमीन के लेने देने में पटवारी की मोहर बहुत जरूरी है। वही जमीन के होने ना होने की गारंटी दे सकता है। आप समझ नहीं रहे हैं सर, कई बार जमीन नाले खड्डों में बह जाती है। कागज पर तो है, पर ग्राउंड पर है कि नहीं, ये बात केवल पटवारी ही आपको बता सकता है। बस थोड़े चाय पानी की तो बात है, आपका काम जल्द हो जाएगा। बड़े भाई अड़ गए। पटवारी को बेवजह कुछ नहीं देना चाहते थे, ये उनके असूलों के विरुद्ध था। दिन बीतते गए, वकील के ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते बड़े भाई की छुट्टी खत्म हो आई। बात नहीं बनी। छोटे भाई का काम रुक रहा था और बड़े भाई को बुरा लग रहा था। छुट्टी के आखिरी दिन दोनों भाई बैंक गए, एक मोटी रकम थैले में डाली और चल पड़े पटवारी के पास। छोटे भाई ने रकम की थैली चुपचाप डेस्क के नीचे रख दी। वकील और पटवारी के बीच आंखों ही आंखों में कुछ बात हुई। पटवारी की दया दृष्टि उन कागजों पर पड़ी और बड़े अफसरी अंदाज में उसने कहा, अरे आपके पास तो सारे कागज हैं, आप कल कोर्ट में अपना काम करवा लीजिए। मोहर लगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारा काम तो थैली में पड़ी कागजी मोहरों से ही हो गया। और बरसों से उनके नाम से जीती जाती जमीन खड्डे नालों से निकलकर एक बार फिर से सांस लेने लगी। धन्यवाद। तो ये थी मेरी सामाजिक विसंगति की कहानी, लघु कथा। आशा है आपको पसंद आई होगी। ऐसा होता है, देखा भी है, सुना भी है, और बुरी बात है, और लेखन के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो सबका, जितने लोग इसमें जुड़े हैं, जितने श्रोतागण जुड़े हैं, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप जुड़े रहे और आज का मेरी लघु कथाओं को आपने सुना। और मैं सबसे पहले मीनू जी का
बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, और चित्रा का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उसने मुझे ये अवसर दिया, आमंत्रित किया। अ, और कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आज के बाद हर रोज़ आने वाले जो दूसरे पाठक हैं जो अपनी अपनी विधाओं में पढ़ेंगे, जैसे नेहा हैं, शिखा हैं, मीनाक्षी हैं, बहुत सारे लोगों को मैं नाम से जानती हूँ, और तस्वीर देख के तो लगा कि अरे मैं इन सबको जानती हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आशा है आपका नव वर्ष जो है बहुत मंगलमय रहो, और आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।